नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज बात होगी नाथ की टीस की। जी हां, उपचुनाव से पहले फिर प्रदेश में खरीद फरोख्त का मुद्दा गर्माता दिख रहा है। दरअसल कमलनाथ ने बीजेपी पर सौदेबाजी और बेमेल गठबंधन कर चुनी सरकारों को गिराने के आरोप लगाए हैं और न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ अपने जीवन में राजनीतिक हताशा के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए वो बेतुके आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कमलनाथ उपचुनाव में फिर खरीद फरोख्त को मुद्दा बनाना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कमलनाथ प्रदेश में अपनी वापसी के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं? आज चर्चा नहीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फिर दल बदल, खरीद फरोख्त और सौदेबाजी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट में कमलनाथ ने न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने लोकतंत्र में सौदेबाजी को एक विकार बताते हुए लिखा कि जब केंद्र में सत्तासीन दल ही राज्यों में खरीद फरोख्त और सौदेबाजी का मूक समर्थक बन जाए, तब इसे रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। उन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों के उदाहरण दिए और बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने चुनी हुई सरकारों को गिराकर अपनी कुर्सी की भूख मिटाई। उन्होंने कहा कि जिस अनैतिक सौदेबाजी को पूरा देश समझ रहा होता है, वो सौदेबाजी अदालतों में जाकर नैतिक और संविधान सम्मत हो जाती है। अब कमलनाथ के सुर में सुर कांग्रेस नेता मिला रहे हैं। केंद्र की सरकार जब राज्यों की सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने का प्रयास करती है, जैसा कि पहले हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, कई जगह पे स्थिति साफ तौर पे दिखी है कि जिस तरह की इनकी नीयत में खोट रहता है तो लोकतंत्र की हत्या होती है। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी की सरकार के टाइम पर जिस तरह का काम हुआ है, मैं समझता हूँ इस देश में शायद से पहले नहीं हुआ होगा। एक साथ 20-25 लोगों को इस्तीफे दिलवा दिए, सरकार गिरा दी, युवाओं से ट्रेनों में लड़ा दिया, फिर मंत्री बना दिया। ये मजाक है। तो इसका उन्होंने कहा ये बीमारी है, ठीक होना चाहिए, बेकार है, ठीक होना चाहिए। और कमलनाथ जी की बात से मैं समझता हूँ हर व्यक्ति सहमत है। भले ही कांग्रेस अब दल बदल, खरीद फरोख्त और सौदेबाजी को लेकर बीजेपी को कोसे, लेकिन अपने शासनकाल के दौरान कांग्रेस ने भी कई चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। फिर चाहे बात केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पहली कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने की हो, या फिर तमिलनाडु में एमजीआर, करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारों को गिराने की। हालांकि अब बीजेपी कमलनाथ के पोस्ट को लेकर उन पर पलटवार कर रही है और कह रही है कि न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाना ठीक नहीं। देखिए, कमलनाथ जी का दर्द है जो बार बार जुबां पर आ जाता है। आखिर उनको ये बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार की भेंट सरकार तो आपने चढ़ाई। जब आपको इस मध्य प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया तो आपने क्या करा? मंत्रालय को दलाली का हड्डा बना दिया। क्या किया? मध्य प्रदेश की एक एक योजनाओं को बंद कर दिया। गरीबों का थाली और निवाला छीनकर क्या कर रहे थे? आप आईफा वोट कर रहे थे। आपके ही मंत्री खुलासा कर रहे थे कि माफियाओं का राज है। जब सरकार गिर गई, चुनाव हुए, जनता ने आपको नकार दिया। अब आपकी पार्टी ने आपको नकार दिया। जीतू पटवारी जी ने देखिए सबके पुत्र ले लिए, आपका पुत्र ने नहीं लिया। तो ये आपकी मंशा है और ये आपकी कहीं ना कहीं खींच है। शायद कमलनाथ 2020 में हुए सत्ता परिवर्तन को अभी तक भुला नहीं पाए। सत्ता से बाहर होने की टीस उनमें अब भी है, इसलिए जब भी चुनाव आते हैं वो दल बदल, खरीद फरोख्त को मुद्दा बनाने लगते हैं। हालांकि उनको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जनता कांग्रेस के इन मुद्दों को नकार चुकी है, लिहाजा इस बार के उपचुनाव में कमलनाथ के आरोपों का कोई खास असर जनता पर पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका। तो अब तो सरकार जाने के बाद कमलनाथ की नई सरकार को फिर से जनता ने चुन लिया और पिछली 2 सरकारों से ज़्यादा बहुमत से। फिर कमलनाथ का ये दुख जाता क्यों नहीं है? देखिए मनोज जी,
बहुत लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता से बाहर रही और कमलनाथ की एक इच्छा रही, कभी भी हमेशा से रही, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहना एक अलग बात है और किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहना एक अलग बात है। आपके पास एक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो पूरे प्रदेश के राजा बनते हैं। तो वो एक मौका उनको मिला भी था और बाकायदा उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन अपने कुछ कारणों से वो सरकार गिर गई। तो जब वो सरकार गिर गई जो 5 साल के लिए बनी थी और 15 महीने में वो सरकार गिर गई, अब उसमें बहुत बड़ा दोष कमलनाथ जी का भी है कि जिन्होंने सिंधिया जैसे बड़े नेता को कहा कि जाओ उतर जाओ आप सड़क का, में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो टीस कैसे खत्म? फिर दूसरी बात, अभी जो चुनाव हुए थे उनका बेटा हार गया, वो एक टीस है। तो ये तमाम जो दर्द है वो कहीं ना कहीं, फिर उसके बाद जीतू पटवारी वाला मुद्दा आ गया कि जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उनको एक हाशिए पे रख दिया गया। तो ये तमाम चीजें मिल के जो उनकी जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं बाहर आ रही। अब रहा सवाल जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि दल बदल हो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में ये सब होता है। तो देखिए आजकल तो ये बहुत आम बात है। ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी ने कांग्रेस के लोगों को रख लिया हो अपने पास, कांग्रेस ने भी बहुत सी बीजेपी के लोगों को पार्टी में शामिल किया है। तो ये फितरत जो है, ये जनता समझती है कि राजनेताओं का कोई भरोसा तो है नहीं, आज यहाँ है कल वहां है। प्रवक्ताओं की आप देखिए जो कल पानी पी पी के कोसते थे भारतीय जनता पार्टी को, आज वो कसीदे काट रहे हैं। तो इतनी जल्दी अगले दिन सर, अगले दिन से ऐसी तारीफ में कसीदे करने लगता है कि उसको लगता है कि जैसे तो बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी का नेता रहा हो। तो ये इसलिए जनता को इन सब चीजों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है कि आप देखिए जो दल बदल करके आए थे कमलनाथ के समय में और जो उनको बाद में जब चुनाव गया तो उसमें अधिकतर लोग जीत गए, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर हम सत्ता के साथ रहेंगे, हमारे जो प्रतिनिधि है वो अगर सत्ता के साथ रहेगा तो हमारा कहीं ना कहीं उसमें डेवलपमेंट में फायदा होगा, हमारे काम होंगे। और फिर राजनेताओं के इस तरह के व्यवहार से उनको कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि पॉलिटिक्स में हर आदमी एक महत्वाकांक्षा लेकर आता है और वो महत्वाकांक्षा जब उस दल में पूरी नहीं होती जो बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर है, तो वो भी चाहता है कि भाई हम किसी ऐसे दल में चले जाएं। जैसे आप रामनिवास रावत को ही देख लीजिए, वो बाकायदा सौदाबाजी करके आए थे कि आप हमें कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर बनाओ। लेकिन उसमें भी तो देखें कि राहुल गांधी ने बात की, जो आदमी सिंधिया का समर्थक माना जाता था और 2020 में नहीं गया, लेकिन बाद में अगर वो पार्टी छोड़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो पार्टी के नेताओं की जवाबदारी होगी। देखिए कांग्रेस के संग सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना कि वहां जो उनका हाई कमान है वो किसी चीज में निर्णय नहीं लेता। ये एक सबसे बड़ी कमजोरी आज की तारीख में कांग्रेस की हो गई। और इसलिए आप देखिए कि 1 साल लगभग हो गया, अभी जीतू पटवारी की कार्यकारिणी बनी है और उसमें भी तमाम तरह के विरोध के सुनाई देने लगे हैं। बहुत से लोगों ने पद भी छोड़ दिए। तो ये जो एक अनुशासन होना चाहिए किसी भी इतनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिसमें एक अनुशासन होना चाहिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में है, वो अनुशासन की जब कहीं ना कहीं कमी होती है तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो फिर लोग छोड़ के चले जाते, फिर उनको अपना भविष्य भी दिखता है कि यार हम कब तक विरोध में बैठे रहेंगे, हमें भी सत्ता की मलाई खाना है। और एक बार जब सत्ता में चला जाता है आदमी तो फिर उसको आदत पड़ जाती है उस मलाई को खाने की। तो ये कोई बहुत, मुझे लगता नहीं कि इससे कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और फिर अगर विपक्ष में है कमलनाथ तो वो अपनी बात तो कहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को कोसेंगे कि हमारे लोगों को आप छीन के ले जा रहे हैं। लेकिन आपको अपने लोगों को इस तरह से बांध के रखना होगा ना ताकि दूसरा आदमी ना ले जा सके। लेकिन फिर वो स्थिति बनती है कि आदमी की महत्वाकांक्षा है, वो चाहता है कि पॉलिटिक्स में अगर हम आए हैं तो हमको भी कोई ऐसा पद मिले। तो अब कांग्रेस का तो मुझे लगता नहीं कि मध्य प्रदेश में कोई भविष्य है, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अंदरूनी राजनीति चल रही है और अठापटक चल रही है, गुटबाजी चल रही है, उसमें लगता नहीं कि किसी प्रकार का कोई फायदा हो पाएगा अगले 5 साल में भी चुनाव। और ऐसा भी प्रयास करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं ना कांग्रेस। लेकिन प्रभु जी सवाल यही है कि कमलनाथ को ये क्यों कहना पड़ा, क्योंकि चुनाव के मुद्दे तो कुछ और हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो रामनिवास रावत आज तो अचानक गए नहीं है, लंबे समय हो गया उनको पार्टी छोड़े, उन खुद कमलनाथ की सरकार चली गई, लंबे वक्त हो गया। आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर आप विपक्ष में हो तो आपको लगता है सत्ता को मलाई खानी, तो आप सत्तारूढ़ पार्टी के साथ चले जाते हो। लेकिन जो उदाहरण कमलनाथ ने दिया, मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार तोड़कर विधायक गए, हिमाचल में स्थिति बनते बनते बची, महाराष्ट्र में भी हमने वही देखा है। तो ये जो
नेताओं का जो चयन में त्रुटि है ना, कि आप ऐसे लोगों को चुन रहे हैं कि आपके सहयोग में जो 25, 30, 40 साल बैठ रहा है, कमलेश शाह हो, दीपक सक्सेना हो, और अचानक से उठ के वो चला जाता है और आपको पता नहीं चलता। फिर आप कहते हो कि सरकारें गिरा दी है, खरीद लिया है, जयचंद है, गद्दार हैं। हाँ बिल्कुल मनोज जी, ये तो है कि अपना घर न देखें कि गलती किसकी है, दूसरे पर तोहमत डालना है कि आंगन आपका टेढ़ा है, लेकिन आप जो है दूसरे पे कहें कि वो जो है उसकी गलती है, तो निश्चित तौर पर ये वाला मामला है। यहाँ पर कमलनाथ ने जो अभी बयान जारी किया है, मुझे जो समझ में आता है इस मायने, चूँकि उनको एक कारण मिल गया कि विजयपुर में रामनिवास रावत जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में आ गए। अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं मंत्री बनने के बाद, तो उससे उनको जो है एक मुद्दा मिल गया। कमलनाथ चूँकि मध्य प्रदेश की राजनीति से एक तरीके से पूरी तरह दरकिनार कर दिए गए हैं, केंद्र में भी उनका कोई खास वजूद रहा नहीं है। अभी राहुल गांधी जरूर उनसे महाराष्ट्र के चुनाव होने के पहले मिलने चले गए थे, जो एक हवा बनी कि कमलनाथ को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, बहुत पूरा महाराष्ट्र उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा, या मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष बदल जाएगा, इस तरीके की स्थितियां एक हवा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसका कोई असर हुआ नहीं। बिल्कुल, आज तो नाम वापसी का आखिरी दिन भी था, तो वो दिखे नहीं वहाँ। तो कमलनाथ जो केवल एक हवा बांधने वाले नेता रहे हैं, जो अभी चेतन जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा चेतन जी ने, कि वो एक विभाग के मंत्री के तौर पर बहुत सफल व्यक्ति हैं। एक सरकार चलाना, 56-60 विभाग का संभालना, ये शायद कमलनाथ की बस की बात नहीं रही है, क्योंकि उनका काम का दायरा ही शुरू से सीमित रहा, वो उतने वर्सटाइल नहीं रहे वो। और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी वो बड़े कद के नेता इसलिए माने गए क्योंकि वो गांधी परिवार में इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कहे जाते थे। बाकी महाकौशल के बाहर, और खासकर छिंदवाड़ा के बाहर, पूरा महाकौशल भी नहीं, उनका कोई खास वजूद था नहीं। और 18 के पहले बंद मुट्ठी थी, जो खुल गई। तो कमलनाथ जी की वो स्थिति रही है, तो वो अपनी वापसी के लिए, अपने राजनीतिक वजूद को फिर से जगह बनाने के लिए उनको एक बहाना मिल गया विजयपुर से, और इसलिए उन्हें ये लंबी चिट्ठी लिख मारी है, पुराना इतिहास गिनाया। तो कमलनाथ को शायद ये याद नहीं होगा कि पहली चुनी हुई सरकार जो है उनकी कांग्रेस पार्टी ने गिराई थी। धारा 356 का इतना दुरुपयोग किया कि उसको लेकर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, उसके लिए अब उसको रोक लगी, उस पर उसके मुंबई वर्सेस जी उसके लिए फैसला आया, उस पर रोक लगी कि उसको जो है किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाए गए। अब वर्तमान सरकारों को देख लें, यदि सरकार गिराने वाली स्थिति में जिस तरीके कमलनाथ जी ने कहा है, तो मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसा, इतने बीजेपी के लोगों को जलाया जाना, मार काट मचाना, बीजेपी के बड़े नेताओं को घेर डालना, उसके वीडियो वायरल होना, राज्यपाल के बोलने के बावजूद सीबीआई टीम पर हमला, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने, यदि वहां की सरकार बर्खास्त नहीं की है मोदी सरकार ने, तो फिर कौन सी पार्टी की सरकारें थी जो दूसरी सरकारों को बर्खास्त करती थी? कमलनाथ को पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। और जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सही, आपने भी कहा, चेतन जी ने भी कहा, कांग्रेस की गलती थी जो कांग्रेस के लोग छोड़कर, बीजेपी ने नहीं खरीदा उनको, वो खुद ही बिककर वहां पहुंच गए, टोकरी बदल ली उनने कि मुझे इस टोकरी में नहीं रहना, मुझे उस टोकरी में रहना है। तो स्वाभाविक तौर पर उनका स्वागत सत्कार किया गया जो उनके घर में आए हैं, हमारी तो भारतीय परंपरा है जो आता है। और यही कमलनाथ अभी लोकसभा चुनाव के पहले मैं पुत्र, मैं दल बदल बीजेपी में जाने के लिए उतारू हो गए थे। बिल्कुल। आप उनके समर्थकों के बयान सुन लीजिए, सज्जन सिंह वर्मा से लेकर तमाम नेताओं को। कमलनाथ का खुद का बयान सुन लीजिए जो भास्कर में उन्हें अखबार में छपा था। घर के झंडे बदल गए, कांग्रेस के नेताओं से मिलना बंद कर दिया, दिग्विजय सिंह को कहना पड़ा कि हम कमलनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि उनकी शर्तों पर बीजेपी राजी नहीं हुई तो इसलिए कमलनाथ तब गए नहीं। कमलनाथ के जो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि कमलनाथ से जो है 40 साल से जुड़े हुए दीपक सक्सेना यदि उनको छोड़कर चले जाते हैं तो फिर कमलनाथ को ये समझना चाहिए कि उनके नीचे की धरती में कहीं गड़बड़ है। सामने वाला कुदाली लेकर नहीं खोद रहा है, आपकी जमीन ही धसक चुकी है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप पुत्र मुंह में ऐसे फंस चुके हैं कि जिसको आपने अपना राजनीतिक वारिस समझा, जो 40 साल तक समझता रहा कि कमलनाथ के बाद मैं यहाँ का राजनीतिक तौर पर उदय होगा मेरा, आपने उसकी जगह जो है एन वक्त और अपने बेटे को उतार दिया, उसको वारिस बनाकर वहां पे खड़ा कर दिया। तो आप देखिए कि छिंदवाड़ा में जो छिंदवाड़ा जो अवैध किला कहा जाता था, जिसको बीजेपी जो है सारे परमाणु बम का भी प्रयोग करने के बाद नहीं जीत पा रही थी, उसको बीजेपी ने फुस्सी बम ने जिता दिया वहां पर है।
वो जो बीजेपी का वो व्यक्ति जो विधायक का चुनाव हार रहा था, वो वहां पर कमलनाथ को हरा, बेटे को नकुलनाथ को हरा कर आ गया। 1 लाख वोट से। हाँ, तो अब ये स्थिति यदि वहां पर निर्मित हो रही तो कमलनाथ को अपने वजूद के बारे में समझना चाहिए, उनको तो संन्यास लेना चाहिए। मोदी जी जो कहते हैं झोला लेकर जाने वाली बात, तो अब उनकी उम्र हो चुकी है राजनीति से, अब उनको जो है वहां से बिल्कुल पलायन कर लेना चाहिए। बीजेपी में जाना है तो तत्काल प्रभाव से चले जाना चाहिए। वहां पर जो सुरेश पचौरी जी का सम्मान वहां हो ही रहा है, आप देखिए हर मंच पर उनका सम्मान किया जा रहा है। कम से कम कांग्रेस से तो अच्छी स्थिति में रहेंगे कमलनाथ जी, बीजेपी में जाकर मान सम्मान तो मिलता रहेगा, तो उनको वो करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, मुझे इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता है अभी के ऐसा, हाँ, ऐसा कोई कारण नहीं। और जो अब जो बिकाऊ टिकाऊ और ये सब नारा देके जब आप 28 सीटों पर उपचुनाव में गए थे, तब भी वो मुद्दा नहीं चला था आपका, क्योंकि कांग्रेस भी वही करती रही है, परंपरा से आप वही करती रहे, आपका डीएनए में वही है, राजनेताओं के डीएनए में ये खरीद फरोख्त। अब उसको कैसे रोक सकते हैं? पार्टियों को यदि जीतना है तो किसी को लेकर आएंगे। अभी झारखंड में देख लीजिए, हेमंत सोरेन का जो प्रस्तावक था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। अब इससे अंदाजा लगाइए, जो मुख्यमंत्री था चंपई सोरेन वो चले गए। मुख्यमंत्री तो चले गए। इस चुनाव में हेमंत सोरेन जो चुनाव पर्चा दाखिल किया, बिल्कुल, जो मुर्मू जो उनका प्रस्तावक था वो बीजेपी में चला गया। तो अब नेताओं को कौन किधर जा रहा है, क्या है, उनकी कोई मतलब कोई ऐसी मर्यादा तो है नहीं इन राजनेताओं की बची हुई। तो यदि आपको इधर वजन नहीं मिल रहा तो आप उधर चले जाते हैं जिधर आपको लॉलीपॉप दिखता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कमलनाथ के इस बयान का कोई औचित्य मुझे नहीं दिखाई देता है। केवल खुद अपनी वापसी करना, चर्चा में बने रहना, इससे ज़्यादा इसका कोई प्रयास मुझे नजर नहीं आता। बिल्कुल, लेकिन अब तो कमलनाथ जुडिशरी को भी निशाना बना रहे हैं भट्ट जी। तो सवाल ये है कि उसी जुडिशरी ने इंदिरा गांधी के चुनाव को गैर कानूनी बता दिया था, तो उसका नतीजा हुआ देश में आपातकाल थोप दिया गया था। जो धारा 356 का प्रभु जी ने जिक्र किया, हम इसी मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि 1992 के बाद 4 राज्यों में सरकारें गिरी थी, लेकिन इसका जिक्र कमलनाथ ने नहीं किया अपने ट्वीट में। अगर वो कर रहे होते तो जो 70 से 80 सरकारें गिराई हैं उन सबका जिक्र कर लेते। 4 से जुडिशरी अकेले इंदिरा गांधी के समय 50 करीब सरकारों का रिकॉर्ड है, कहते हैं 56 सरकारें इंदिरा गांधी ने गिरा दी। नहीं, देखिए दल बदल कानून तो बना है, बिल्कुल, राजीव गांधी ने बनाया था और बना भी। और इसलिए आप देखें कि हेड़ की हेड़ चली जाती है, क्योंकि उसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता, और एक व्यक्ति अगर जाता है तो उसको चुनाव लड़ना पड़ता है। तो कोई ऐसा नहीं कि आप उसको जुडिशरी पे आप प्रश्न चिन्ह उठाएं, क्योंकि कानून तो बने हैं, लेकिन कानून में भी तमाम लैकुना होते हैं। लेकिन ये लूप होल भी तो इन्हीं सरकारों ने छोड़ा ना, जिन्होंने कानून बनाए। बिल्कुल छोड़ा। देखिए, सरकारें तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि इस तरह के कोई कानून बने जो हमारी अधिकारों में कटौती करे। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आदेश करता भी है तो उसको अध्यादेश के माध्यम से वो कैंसिल कर देते। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रतिबद्धता किस तरफ। अगर कोई शुरू से कांग्रेस में है या शुरू से भारतीय जनता पार्टी में है तो उसकी प्रतिबद्धता इसलिए होती क्योंकि वो उसके सिद्धांतों को, उसके नियमों को, उसकी विचारधारा को पसंद करता है। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह की राजनीति है उसमें विचारधारा, सिद्धांत, ईमानदारी, ये तमाम चीजें जो हैं ये सब राजनीति की डिक्शनरी से खत्म हो चुकी। अब ये देखा जाता है कि हमें कहाँ फायदा है। ये ऐसा चौराहा है जहां पे कोई सिग्नल नहीं और सबसे व्यस्त चौराहा, कौन कहाँ जा रहा, कौन कहाँ से निकल रहा, कोई भरोसा नहीं होता। तो ये जो स्थितियां बनी है राजनीति में, उसके पीछे यही कारण है कि हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा है। और फिर जो 20-25 साल तक, 30 साल तक राजनीति करता है और उसको लगता है कि जब हमको कुछ नहीं हाथ में हासिल हो रहा है, अपना रात दिन हम लोगों के बीच में हैं और पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बता के पार्टी के लोगों को, पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं और उसके बाद हमको कोई कुछ हासिल नहीं हो रही, तो फिर ये करेगा। दूसरी बात ये है कि आपके घर में अगर विवाद है और पड़ोसी अगर उसका फायदा उठा रहा तो आप पड़ोसी को दोष कैसे दे सकते? बिल्कुल, पहले अपने घर के लोगों को समझाना होगा कि भाई देखिए, हमारी लड़ाई का फायदा दूसरे लोग उठाते, इसलिए हमको एकजुट रहना चाहिए। और एकता में तो बड़ी शक्ति है। तो बचपन से हम लोग कहानी सुन के आ रहे हैं कि लकड़गारे ने एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा, बच्चों ने तोड़ दिया, फिर 10 लकड़ी इकट्ठी कर ली तो वो नहीं तोड़ पाए। तो ये पार्टी के नेताओं को समझना दूसरे संदर्भ हो गया ना, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये जो इनका हाईकमान है, ये निर्णय लेने में बहुत ही ढीला है। हर चीज को लिंगारान, चलने दो तो चलने दो तो फिर ठीक है, आप चला चली की बेरा में आ गए। और ये स्थितियां अगर आगे भी रही तो मुझे तो लगता नहीं कि जिस तरह का कोई कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई दे रहा। अभी हरियाणा में तो हाय हाय मची हुई थी कि कांग्रेस जीत रही, तमाम
टीवी चैनल तमाम जो वहाँ तो और ये थी कि सुरजेवाला, शैलजा जी, या हुड्डा, लेकिन वहां तो भी यही मुख्यमंत्री था कौन कि बनेगा? हुड्डा, 3 लोगों में झगड़ा चल रहा था, त्रिभुज बन गया था, एक कोने में वो बैठी थी, एक कोने में वो बैठे थे, एक कोने में वो बैठे थे। तो आपको ये आकलन करना होगा कि हमारे किस नेता का कितना प्रभाव। और प्रभु जी ने ठीक कहा कि भाई आपका छिंदवाड़ा या थोड़ा बहुत महाकौशल का इलाका, जैसे हम जबलपुर मान लें, सिवनी मान लें, आसपास के जो इलाके हैं, इसके अलावा कमलनाथ का कोई वजूद तो रहा नहीं। मालवा में उनको कोई नहीं जानता था, मध्य भारत में उनका कोई वो नहीं था, विंध्य में कोई उनका नहीं था, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेता थे। तो अब आप अगर अपने बेटे को ही अपने, एक तो इतने लंबे समय तक आप राजनीति में रहे, मंत्रिमंडल में रहे, सब जगह रहे, अब उसके बाद अपने बेटे को आप प्रतिस्थापित करना चाहते, और जो आपके साथ कंधे से कंधा लगा के आपकी जय जयकार करते रहे 30-40 साल से, उनको जब आप इग्नोर करोगे तो फिर तो विद्रोह तो होगा। ये तो बड़ी असाधारण सी बात है। बड़े बड़े राजाओं के सेनापति विद्रोह कर देते, तो फिर तो ये आज की राजनीति है, तो इतिहास से चला आ रहा है। रावण को छोड़ के विभीषण राम के यहाँ चला गया था। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस को अब समझना होगा कि हमें क्या करना है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित लेकिन पार्टी संकट तो ये है ना कि उनको ये पता है कि क्या करना है, लेकिन करे कौन, ये बड़ा संकट है ना। वही बात जी, है। तो प्रभु जी एक संकट ये भी है ना कि ये कह सकते हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना है, क्योंकि जब सूची आई थी 10 महीने बाद जीतू पटवारी की, तब लक्ष्मण सिंह मुखर होकर बोले, अजय सिंह ने सवाल किए, इसके बाद एक सूची और आ गई। लेकिन कमलनाथ के समर्थक जिस प्रकार से गायब हुए, बम मुश्किल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में नकुलनाथ को जगह मिली, तो ये दरअसल उसकी टीस थी जो दूसरे माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, नेतागिरी में सब होता है। देखिए, जब वो कमलनाथ जी अध्यक्ष थे मनोज जी, तो शायद उनके ज़माने में जितने उनने महामंत्री उपाध्यक्ष बनाए थे उसकी सूची तो कांग्रेस भी आज तक इकट्ठी नहीं कर पाई। बिल्कुल, यदि वो जितने लोगों को लेटर इशू किए गए थे, यदि वो मंगवा ले तो शायद कांग्रेस में एक जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि किसी राज्य में, प्रवक्ता थे, किसी राज्य में कितने ज़्यादा पदाधिकारी बनाए जा सकते हैं संविधान को, पार्टी के संविधान को दरकिनार करके, तो वहाँ पे गिनीज रिकॉर्ड बन जाएगा उसका। जो नकुलनाथ का जिक्र किया, तो मुझे नहीं लगता कि नकुलनाथ उस पद के योग्य थे जिस कमेटी में उनको जगह मिली। उनको योग्यता से ज़्यादा दे दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि नकुलनाथ का कोई कांग्रेस की राजनीति में सांसद रहते हुए कोई योगदान मुझे नहीं दिखता कि कोई योगदान उनका रहा होगा। कहीं वो चुनाव प्रचार में गए, योगदान नहीं था तब भी तो सांसद बना ही दिया था ना पार्टी ने, क्योंकि वो पिता की इच्छा थी, पिता मुख्यमंत्री थे, तो उस चक्कर में हो गया था, तो बाकी जनता ने जवाब दे दिया है उनको वहाँ की। तो ये निश्चित तौर पर उनको ये समझना चाहिए। और एक वो जंगल का कानून होता है, वो राजनीति में भी बहुत सफल कानून है जंगल का, कि जो सक्षम होता है, जो बलशाली होता है, वही आगे बढ़ता है। जो राजा जो कमजोर हो चुका होता है वो पीछे हटना पड़ता है उसको। तो कमलनाथ को उस चीज़ को समझना चाहिए। आपके जो जीतू पटवारी हो या जो भी लोग नए नेता या आपके छिंदवाड़ा से ही लोग आपसे बगावत करें, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि आप कमज़ोर हो चुके हैं, वो लोग अब बलशाली हो रहे हैं, तो आपको उनके लिए जगह आपको छोड़नी ही पड़ेगी। नहीं छोड़ेंगे तो दरकिनार कर दिए जाएंगे। और जो अभी कांग्रेस के नेतृत्व की बात हो रही थी, तो चेतन जी, मैं कल ही उनका जो है कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल देख रहा था, आप आश्चर्य करेंगे उस पूरे ट्विटर हैंडल पे ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ एक चुनाव लड़ रही है, वायनाड का चुनाव। बिल्कुल, न तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं कांग्रेस का जिक्र हो रहा है, उसको लेकर प्रत्याशी नहीं है, उसके बावजूद भी ना उनका जो है झारखंड को लेकर हो रहा है, ना महाराष्ट्र में जहाँ कोalition में वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ हो रहा है। पूरा जो है ऊपर से नीचे तक तमाम नेता और चुनाव प्रचार कार्यक्रम जो कुछ भी उस पर है कांग्रेस के हैंडल पे, वो सिर्फ और सिर्फ वायनाड है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जिस पार्टी के नेतृत्व का ये हाल है कि पार्टी से ज़्यादा उनके लिए एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तो उस पार्टी में जो आपने शुरू में कहा कि भविष्य नहीं दिखाई दे रहा, शायद वही स्थिति हो सकती है। तो तमाम नेताओं को सोचना चाहिए। कमलनाथ ने सोचा था, रास्ता भटक गए वो बीच में, उनको फिर सोचना चाहिए, फिर अपनी जो है झोला लेकर उनको बीजेपी का रास्ता अपना लेना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। साहब के वो चौराहे पर पहुंच गए थे, लेकिन कंफ्यूजन हो गया था कि वो जाए किधर, क्योंकि तीनों बत्ती एक साथ जला ली थी उनने। बहरहाल वक्त इतना ही है। बहुत धन्यवाद भट्ट जी आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ की अपनी टीस है, उसके कई सारे मायने हैं और निकाले भी जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव की बात हो रही है तो इस मौसम में ऐसे मुद्दे को हवा देने से क्या फ़ायदा जिस पर सरकार जो पब्लिक है 2-2 3-3 बार वोट कर चुकी है और कांग्रेस को आईना दिखा चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि टीस वो नहीं है जो कमलनाथ लिखित व्यक्त कर रहे हैं, टीस वो है जो शायद वे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं या व्यक्त नहीं करना पा रहे हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।